दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है शिव शंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार में लिखित रुमाल। चलिए सुनते हैं। आज बड़े साहब का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? उनका रुमाल खो गया। रुमाल! धत! विमल चंद्र ठाकुर को दिलीप सेन गुप्त की बातों पर हंसी आ गई। सच कह रहा हूँ, जाओ ना, उन्हें तुम्हें बुलाया है, दिलीप सेन ने फिर कहा। विमल चंद्र ने सोचा, रुमाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मूड खराब किया जाए। यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी और यह सोच सोचकर फिर हंसा। विमल, तुम हंस रहे हो। मैं सोच रहा हूँ बड़े साहब ने सचमुच तुम्हें बुलाया है, कहते हुए वह अपनी सीट पर चला गया। दिलीप सेन के जाने के बाद विमल बड़े साहब और उनके रुमाल के बारे में सोचने लगे और इस क्रम में उसे अचानक याद आया कि 4 दिन पहले वो बाजार से एक रुमाल लाया था। वह अभी बैग में ही पड़ा था। याद आते ही वह चहक उठा। उसने बैग में से रुमाल निकाला और बड़े साहब के चेम्बर की तरफ चल दिया। बड़े साहब यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के चीफ इंजीनियर, जिस कंपनी में विमल चंद्र काम करते थे। बड़े साहब मैथिली थे। उनका गांव मिथिला से था। विमल चंद्र के गांव से 1.5 कोस पश्चिम था। उनका नाम था जोगेश्वर कामत। पहले लोग उन्हें J.K. साहब कहते थे, पर जब से वे चीफ इंजीनियर बने तब से उन्हें बड़े साहब कहने लगे। नौकरी के पहले दिन जब विमल चंद्र ठाकुर सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण कर सीट पर जाकर बैठे थे, तब बड़े साहब के अर्दाली मोहम्मद मुश्ताक आकर बोले, सर, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। अर्दली की बात सुनकर विमल चंद्र चौंक गए थे। अभी ठीक से बैठा भी नहीं कि बड़े साहब का बुलावा आ गया। विमल चंद्र बड़े साहब के चेम्बर में दाखिल हुआ। उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खड़े हो गया। साहब बहुत प्रसन्नता पूर्वक आत्मीयता से हाथ मिलाते हुए बोले थे, बधाई हो विमल चंद्र जी, आप अच्छी तरह काम करें और उन्नति करें। यह बात उन्होंने मैथिली में कही थी। विमल चंद्र ने देखा बड़े साहब की आंखों में और चेहरे पर अपनत्व का भाव छलक पड़ा था। विमल जी, आपको तो मुझे अपनी भाषा में बात करके आश्चर्य हो रहा होगा, किंतु मैं तो आपके आवेदन पत्र के विवरण को पढ़कर पहले ही समझ गया था कि आप मैथिल हैं। वैसे आपके साक्षात्कार के समय किसी तरह की पैरवी नहीं आई थी। आप अपनी योग्यता से इस पद पर पहुँचे हैं। धन्यवाद सर। विमल बड़े साहब की साफ गोई और अपनत्व से भीग गए थे। बड़े साहब ने उनसे बहुत स्नेह और से कई बातें पूछी, गांव घर की, परिवार की, बिहार सरकार की और समाज की बातें भी इसी प्रसंग में की थी। उन बातों में लिपटे लगाव से वे पहले ही दिन बड़े साहब के बहुत करीब आ गए थे। समय बीतता गया। विमल बड़े साहब के परिवार के सदस्य की तरह हो गए थे। यह बात कंपनी के सभी लोग जानते थे, पर कंपनी के अनुशासन के मामले में वे बहुत सख्त माने जाते थे। विमल खुद बेहद अनुशासन प्रिय थे। दिलीप सेन की बात सुनकर विमल रुमाल लिए हुए बड़े साहब के चेम्बर की तरफ चल दिए। अपनत्व के माधुर्य रस से खुद को भिगोते हुए
उनके कमरे की ओर जाते हुए बहुत सी बातें याद कर रहे थे। चेंबर में दाखिल होकर उन्होंने बड़े साहब को प्रणाम किया और बैठ गए। क्या हाल है विमल जी? साहब ने पूछा। मेरा हाल तो ठीक है, पर आपको क्या हुआ है? आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। मेरा रुमाल खो गया, साहब बोले। रुमाल? हाँ। विमल हंसे। उनकी हंसी में अपनत्व था। बोले, सर एक बात बताइए, मैं यह कैसे समझ गया कि आपका रुमाल खो गया? मतलब? वे विमल की बात समझ नहीं पाए। उनसे अपनी पैंट की जेब से नई रुमाल निकाली, उसे मेज पर रखते हुए बोले, देखिए सर, मैंने 4 दिन पहले ही एक नया रुमाल लिया था, उसे बैग में रखा, वह उसी में रखा रह गया। दरअसल उसे आपका रुमाल होना था। रुमाल देखकर बड़े साहब हंसे थे। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे विमल ने कोई फूहड़ बात कर दी हो। साहब के चेहरे पर आई ऐसी प्रतिक्रियात्मक हंसी ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वे अकचका गए। विमल जी, ये तो बाजारू रुमाल है। मेरा जो रुमाल खोया गया है उसे मेरी पत्नी ने बनाया था। अब क्या करेंगे सर? विमल ने खुद को संभालते हुए कहा। देखिए विमल जी, मेरी पत्नी ने जिस तरह मेहनत कर मनोयोग से वह रुमाल बनाया, मुझे दिया, आज ही दिया, मैंने उसे ही गुम कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने उनके प्रेम को महत्व नहीं दिया। साहब के स्वर में उदासी, गहरी उदासी थी। पर खो तो किसी से भी सकता है। खोने का ही तो दुख है विमल जी। आज शाम को जब मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके द्वारा मुझे भेंट किया गया रुमाल खो गया है, तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं अपनी पत्नी को हर काम को उत्साह से देखता हूँ। वो मेरा उत्साह उनके जीवन में संगीत भरता है। वो भी मेरे लिए वैसे ही है। विमल जी, एक बार का किस्सा बताता हूँ। यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं नौजवान था। मैं पटना होते हुए दिल्ली आ रहा था। मैं ट्रेन के जिस कूपे में था उसमें मेरी बगल की सीट पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। दोनों का शरीर बहुत कमज़ोर था। दोनों जैसे तैसे जीवन की दैनिक क्रियाओं को संपन्न कर पाते थे। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरे रास्ते वे दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे थे। एक दूसरे को संभालने की इस प्रक्रिया में उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि वे बहुत सहज और प्रफुल्लित थे। दोनों के दाम्पत्य प्रेम को देखकर मैं मुग्ध था। हाँ, मेरे मन में ये बात ज़रूर आती थी कि उन्हें अब इस उम्र में यात्रा पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। बनारस से थोड़े पहले वृद्ध महाशय की आंख लग गई। मैंने वृद्धा से कहा, आपको अब इस उम्र में बच्चों को साथ लिए बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात सुनकर वृद्धा ने कहा, जब ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उनकी बात पर कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में आया कि वृद्ध उनसे भी जर्जर अवस्था में है। उनके बीच अनुराग की संगता पर बहुत कौतूहल हुआ। मैंने सोचा, जब वृद्धा सो जाएंगी तो यही सवाल वृद्ध से भी करूँगा, देखूं वे क्या कहते हैं। जे संजोग से थोड़ी देर बाद वृद्ध जग गए और उठकर बैठ गए। वृद्धा सो गई। मौका देखकर मैंने वृद्धा से वही प्रश्न किया। उम्र के इस मोड़ पर, जबकि आप दोनों के शरीर बेहद कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चों को साथ लिए बिना बाहर निकलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती?
वृद्ध ने भी वही जवाब दिया, ये साथ होती है तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। ये कहते हुए उन्होंने नेह से भीगी दृष्टि से देखते हुए उनकी ओर उंगली से संकेत किया। उन्हें भी वैसी ही बात कहते सुन मैं और गंभीर हो गया। मुझे गंभीर देख वृद्ध हंसे और पूछा, आपका घर शहर में है या गांव में? गांव में, मैंने उत्सुकता से जवाब दिया। मुझे लगा कि ये कुछ पूछ रहे हैं। आपने सिर्फ बॉस के सोंगर पर किसी टाट को खड़े देखा है? अगर सोंगर हटा तो टाट गिर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का सहारा देकर खड़े रहते हैं। हम दोनों का यही जीवन है। और यह कहकर वृद्ध उस उदास नहीं हुए बल्कि आह्लाद से हंसने लगे। मैं कह रहा हूँ विमल जी, दाम्पत्य जीवन का यही अनुराग होता है। मैं उन्हें स्नेह दूँ, उनके काम को महत्व दूँ, वो भी ऐसे ही मेरे काम को इतना ही महत्व दे। बड़े साहब बोल रहे थे और विमल के मन में उथल पुथल मची थी। उनके मन में कई बातें एक साथ आने लगी। सुजाता, उनकी पत्नी, उसके लिए कुछ बनाकर देती, स्वेटर, दस्ताने, रुमाल या मफलर जैसी कई चीज़ें। वे ये सब चीज़ें ले लेते पर उसके लिए कभी सुजाता का उत्साह नहीं बढ़ा देते। उसके विपरीत वह उस पर बिगड़ते थे कि ये सब इन कामों में क्यों लगी रहती हो, कैसी कैसी सुंदर वस्तुएं बाजार में बिकती है। वे ऐसे ही बातें करते थे। उस दिन वे सवेरे 6 बजे ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने मेज़ पर पत्ते लगे ताज फूल गोभी का एक फूल रखा देखा। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगे, सुजाता का गवाईपन अभी तक नहीं गया। रात में जब वे खाना खाने लगे तो सुजाता ने पूछा, सब्जी कैसी लगी? मैंने आगे वाले बगीचे में गोभी के 50 पौधे लगाए थे। उन्हीं में से काट कर सवेरे ही मेज़ पर रख दिया था आपके देखने के लिए, मगर कहकर वो चुप हो गई। विमल को अभी उस क्षण की सुजाता की नज़र याद आ रही थी, पर उसने उस समय उसकी बातों की परवाह न कर अपनी भावना व्यक्त कर दी थी। तब उसके मन में ही यह बात आई कि वह जैसे सोचता है वैसे सुजाता नहीं सोचती, और वह सुजाता को अक्सर सिर में दर्द होता रहता है और वह उसकी भंगिमा से परेशान रहता है। विमल को गत रात्रि की घटना याद आई। देर रात में सुजाता के रोने की सी आवाज़ सुनकर वो चौंक उठा। क्या हुआ? उसने अचक्का कर पूछा था। सर में धमक हो रही है, दुख रहा है, वह बहुत मुश्किल से बोली थी। उठा नहीं सकती? ये कहकर वह उठा और एक टैबलेट और गिलास में पानी लेकर उसे दिया था। ये भी कहा था, यह दवा खाकर देखो, अगर आराम नहीं मिले तो डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। सुजाता उठी थी और ग्लास और दवा लेकर बाथरूम की तरफ गई। विमल ने सोचा था कि वो शायद कुल्ला करके दवा खाएगी। जब वो बाथरूम से लौटी तो वो आश्वस्त हो गया था कि उसने दवा खा ली होगी। वह थोड़ी देर तक जगा रहा। जब सुजाता ने कहा, अब सो जाइए, अब सिर नहीं दुख रहा है, तब उसे चैन आया और वो सो गया। पर अगले दिन सवेरे जब नहाने के लिए गया तो उसने देखा कि गिलास रखने वाली तख्त पर वही टैबलेट और ग्लास रखा हुआ है, और उसे सुजाता पर बहुत क्रोध आया। वो मन ही मन सोचने लगा, यह विचित्र स्त्री है, ढोंग करने वाली स्त्री। पर नहाते धोते समय वह सुजाता को कुछ नहीं कह सकता था। इन सारी बातों को याद कर विमल ने अनुभव किया कि वह सुजाता के साथ रहते हुए भी उसके साथ नहीं है, और सुजाता भी। जाड़े के मौसम में आपके माथे पर पसीना देख रहा हूँ विमल जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
बड़े साहब ने अपनी बात बीच में ही छोड़कर पूछा था। जी सर, अचानक सिर दुखने लगा है, मैं घर जाऊंगा। वो बहुत कठिनाई से बोला। डॉक्टर को दिखा लीजिए। नहीं सर, घर जाऊंगा, दवा नहीं सर, घर जाऊंगा, दवा घर में है। ठीक है, अभी कंपनी की बस तो नहीं होगी, मेरी गाड़ी से ही चले जाइए। फिर भी ठीक ना हो तो पत्नी को कहिएगा मुझे फ़ोन करेगी। ठीक है सर, ये कह के विमल चले गए। शाम को बड़े साहब की गाड़ी आई। विमल चंद्र पत्नी के साथ फुलवारी में थे। उन्होंने देखा बड़े साहब अपनी पत्नी को साथ गाड़ी से उतरे। विमल और सुजाता खुशी से उनके स्वागत में आगे आए। बड़े साहब ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालते हुए कहा, देखिए विमल बाबू, मेरा रुमाल मिल गया। मुझे भी मिल गया सर। वह तो आप पति पत्नी को हाथ पकड़े खड़े देखकर ही मैं समझ गया था। बड़े साहब स्नेहशील चुटकी लेते हुए हंस पड़े, साथ ही उनकी पत्नी भी हंस पड़ी। विमल और उनकी पत्नी सुजाता लाज से लाल हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।